हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनिशियली मेंडल ने यह देखा कि जो करेक्टर्स हैं दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, लेकिन उनको उस फैक्टर्स के बारे में कोई बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था। इट टुक्स अबाउट 100 years जब ये रिसर्चेस के दौरान पता चला कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज मेनली डीएनए और भी एक न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, जो कि ऐसे जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में रहता है और इट आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, एडेप्टर मॉलिक्यूल, एंजाइम एंड मैसेंजर। ये जो डीएनए है विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देन हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पर। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। शुगर जो है यहां पर दैट इज पेंटोज शुगर। अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसमें शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज, और अगर ये आरएनए का पार्ट है देन इट इज राइबोज शुगर। अंतर आपको दिख ही रहा है। इस राइबोज शुगर को डीऑक्सी का मतलब क्या है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाए, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। किसमें से? राइबोज में से। मतलब आरएनए की शुगर में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो वो डीएनए की शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। स्ट्रक्चर भी आगे देखते हैं। देन सेकंड नंबर आता है नाइट्रोजनस बेस का, और ये बेस कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। थायमिन डीएनए में और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। देन थर्ड चीज है फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम राइबोज शुगर का। 5 कार्बन की बनी है, इट इज पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन में 4 कार्बन जो है वो साइकिल फॉर्मेशन में साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं और 1 कार्बन जो है आउटसाइड द साइकिल रहता है। तो इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 आउटसाइड द साइकिल। कार्बन 1 से HOH, 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 हर कार्बन से H और OH लगे हैं। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी, बट ऑक्सीजन निकलने वाले कौन से वाले कार्बन की है? ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 की निकलनी है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में से कार्बन नंबर 2 पे से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो ये देखिए स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे से ऑक्सीजन निकल गई और सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रह गया, एंड नाउ इट इज डीऑक्सीराइबोज। आगे हम देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन एंड ग्वानिन, पाइरिमिडीन्स साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब एक थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। प्यूरिन जैसा कि दिख रहा है नाम इसका स्मॉल है और पाइरिमिडीन एक लॉन्ग नेम है। इसका नाम छोटा है बट इट इज मेड अप ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग्स का बना है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2। पाइरिमिडीन नाम बड़ा है बट इट इज सिंगल, एक ही रिंग का बना है। दैट मीन ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम साइज वाइज देखें तो प्यूरिन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, 2 रिंग है, और पाइरिमिडीन का साइज जो है स्मॉल होगा। इसकी इंपॉर्टेंस कहां आएगी? इसकी इंपॉर्टेंस आगे आएगी, वो हम यहां देखते हैं कि सपोज अगर हम एक लैडर बनाते हैं, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे जो आपने वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो अगर हमने ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज 1 स्ट्रैंड, दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड, इट इज लाइक लैडर। यूनिफॉर्मिटी है, एक दूसरे के पैरेलल है, बीच का डिस्टेंस सेम है, और इसके बीच में ये फुट बेस रखे हैं, फुट रेस्ट जिन्हें कहना चाहिए। एंड ये फुट रेस्ट किससे बनेंगे अभी हम आगे मॉडल में पढ़ेंगे, वैसे ये बेस के बने होते हैं। और ये जो मेन स्ट्रैंड है, मेन बार है, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं डीएनए की, एंड इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और जो बीच के इसके लैडर्स हैं यानी कि इनवर्ट्स में क्या है? बेसिस है, जो बेस आपस में अटैच होंगे। अब ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम उसको इसलिए वहां देखेंगे कि सपोज एक प्यूरिन जिसका साइज पाइरिमिडीन से बड़ा है, तो अगर हम ये देखें कि प्यूरिन का साइज समवेयर इतना है और पाइरिमिडीन का साइज समवेयर इतना है, और हमें इसमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, तो इस स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी तभी आएगी और बेस पेयरिंग भी होनी है। तो बेस पेयरिंग भी होनी है, डिस्टेंस बराबर रहना है। तो आप देखिए अगर प्यूरिन से अटैच हो जाए तो प्यूरिन का मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल यहां आया, मतलब इसका साइज इतना हो जाएगा। इसी डीएनए में
अब प्यूरिन प्यूरिन से हो गया तो इसका मतलब है पायरिमिडीन पायरिमिडीन से होगा। अगर पायरिमिडीन पायरिमिडीन से अटैच हो गया तो पायरिमिडीन इतना है, नेक्स्ट इतना हो गया, यूनिफॉर्मिटी कम हो गई, यानी कि ये लैडर यहां से पता चला यहां शिफ्ट हो गया। और अगर एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से अटैच है तो ये प्यूरिन का साइज हो गया और ये पायरिमिडीन का साइज हो गया। तो या तो प्यूरिन प्यूरिन से अटैच रहते तो यूनिफॉर्मिटी रहती, पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रहते तो यूनिफॉर्मिटी रहती, लेकिन इस स्ट्रक्चर में प्यूरिन भी आने हैं और पायरिमिडीन भी आने हैं, इसीलिए फॉर द यूनिफॉर्मिटी एक प्यूरिन जो कि लंबा है और एक पायरिमिडीन के साथ अटैच होगा एवरीवेयर, जिससे कि साइज और यूनिफॉर्मिटी डिस्टेंस में रहे। ना हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हमने देख लिया किन चीज का बना है, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसको हमें याद करने का तरीका क्या रखा है, इसको हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे याद कर लिया, बीएसपी। शुगर पेंटोज है, यानी कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। बेस पहले है बीएसपी में, इसका मतलब है बेस अटैच होगा कार्बन नंबर 1 से और फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा कार्बन नंबर 5 से। ये भी याद हो गया कि बेस कहां अटैच होना है और फॉस्फोरिक एसिड कहां अटैच होना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने शुगर का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे कौन सी चीज अटैच हो रही है, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया। कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच हो रहा था, बेस, और ये देखिए नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन 5th भी यूज हो गया, कार्बन 1 भी यूज हो गया, कार्बन 2 पे यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, OH नहीं है यहां पर। कार्बन नंबर 3 बचा, तो ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड हमने और बनाया, क्योंकि डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है जो आपस में जुड़े हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे हमने ये बनाया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5। इसमें भी कार्बन नंबर 5 से फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 1 से बेस अटैच है। अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है, दे आर रिमेन अटैच्ड विद द बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिससे ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में बन जाएंगे। क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे ऑलरेडी, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड लगा है। इसका मतलब है जो ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच का बॉन्ड है, इट इज रनिंग थ्रू दिस फॉस्फोरिक एसिड। तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में जो बॉन्ड बना, वो दोनों न्यूक्लियोटाइड को हेल्ड कर रहा है, और ये किसके थ्रू जा रहा है, फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू जा रहा है। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, बेस। ये बेस अंदर की तरफ मूव है, इनवर्स, जैसे कि हमने लैडर में देखा था। तो बैकबोन हमारी बन गई शुगर और फॉस्फोरिक एसिड की, और बेस डायरेक्टेड है इनवर्स, बेस डायरेक्टेड है इनवर्स, ये वाले। इधर देखें, कार्बन नंबर 5 से अटैच्ड है फॉस्फोरिक एसिड, तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ईस्टर। तो ये बॉन्ड हो गया हमारा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फिर हम तीसरे पे आते हैं, इन दोनों के बीच बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 और 3 के बीच एक फॉस्फोरस अटैच्ड है, और ये फॉस्फोरस इस तरफ भी ईस्टर से अटैच्ड है और इस तरफ भी अटैच्ड है, दैट मीन फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड जो हो गया, दिस इज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। नाउ इट इज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। आगे देखते हैं, जो उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोवाइडेड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इनके बेस पर अपना ये डीएनए का एक मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स का बना हुआ है, डबल स्टैंडर्ड है, और ये हेलिकल फॉर्म में है। वॉटसन एंड क्रिक ने एक और इंपॉर्टेंट चीज भी दी, जिसको कहते हैं बेस पेयरिंग, और ये जो बेस पेयरिंग दी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन चारगॉफ्स ऑब्जर्वेशन ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें चारगॉफ जी ने कहा था कि ए एंड टी एंड जी एंड सी की रेशो फिक्स होगी और इक्वल होगी। तो ए यहां पर हमारा प्यूरिन है, थायमिन आपका पायरिमिडीन है,
इसी तरह से G प्यूरिन और C पाइरिमिडिन है। दैट मीन चारकॉफ जी ने क्या कहा, चारकॉफ जी ने कहा कि A एंड T की रेशो कांस्टेंट होगी और 1 होगी, और ये 1 कब होगी, जब A इज इक्वल टू T होगा। इसी तरह से G और C की रेशो भी 1 होगी, और ये 1 कब होगी, जब G और C बराबर होंगे। दैट मीन्स कि एक डीएनए स्ट्रैंड अगर हम लिख दिए गए, एक डीएनए स्ट्रैंड को हम देखें तो उसमें जितने एडेनिन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही थायमिन के मॉलिक्यूल होंगे, जितने ग्वानिन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही साइटोसिन के मॉलिक्यूल होंगे। दैट मीन्स इससे एक और चीज कंफर्म हो गई कि ए जो है यानी कि ए और टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ अटैच होगा क्योंकि नंबर इक्वल है। और इन्होंने क्या क्या इसके अंदर फीचर्स थे, तो स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। पहली चीज, ये तो डबल स्टैंडर्ड का बना है, और स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री। स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है वो अभी हम यहां देखते हैं। ये देखिए, ये जो दो स्ट्रैंड बने, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो देखिए, इसका कार्बन नंबर 5 फास्फोरस अटैच्ड है इन दोनों के बीच में, सी और टी के बीच में। तो इस वाले न्यूक्लिक एसिड, इस वाले न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड एंड है कार्बन नंबर 3 वाला, इस पे जो OH है ये फ्री है, तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड एंड। और इससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड पे ये देखिए फास्फोरिक एसिड फ्री है, तो ये हो गया 5' एंड। दैट मीन हर स्ट्रैंड में एक फ्री एंड होगा फास्फोरस वाला जिसको 5' कहेंगे, और एक फ्री एंड होगा OH वाला जिसको 3' एंड कहेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम यहां पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस तरह से आया, तो यहां पर अगर फास्फोरस फ्री है और यहां OH फ्री है, दैट मीन ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, तो दूसरे वाले स्टैंड पे एंटी पैरेलल होगा, यहां पर 3' पे होगा यानी OH होगा, और यहां पे 5' यानी कि फास्फोरस होगा। तो ये स्टैंड हो गया 5:3, तो दूसरे की पोलैरिटी 3:5 होगी, एंटी पैरेलल। एक और चीज बताई थी इन्होंने, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी अगर हमें एक के बारे में पता है, ये हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, इस पे हमने देखा कि बेस पेयर्स लगे हैं, और अगर ये बेस पेयर्स लगे हैं A G C T A, तो हम दूसरे वाले के बेस पेयर भी हम बता सकते हैं कौन कौन से लगे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है A T के साथ बाउंड होगा, इसका मतलब दूसरे स्ट्रैंड पे यहाँ T होगा, G C के साथ होगा तो C होगा, C G के साथ होगा तो G होगा, T A के साथ होगा, A T के साथ होगा। दैट मीन कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड के बारे में पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। उसके बाद ये देखो, प्यूरिन इज ऑलवेज बाइंड पाइरिमिडीन, ये चारगाफ जी ने कह दिया था और वो यहीं आ गया। अंत बस एक और चीज है कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन के बीच में यानी A एंड T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगा। अंतर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G एंड C के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी जहां पर G एंड C आ रहे हैं वहां ज्यादा होगी एज कंपेयर टू A एंड T। इसीलिए ओरी जहां से हेलिक्स ओपन होता है, जब हम देखेंगे आगे जाकर एप्लीकेशन में, वो जहां पर A और T होता है, A और T की साइड पे प्रेजेंट होगा ऑलवेज, सो दैट उसको कम एनर्जी लगानी पड़े हेलिक्स खोलने के लिए। इसके बाद इन्होंने एक और चीज बताई कि ये स्ट्रेट ऐसे लैडर नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, घुमावदार सीढ़ी। तो और वो हेलिक्स भी कैसा होगा, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेलिक्स होगा। तो अगर हम यहां से हेलिक्स बनाते हैं तो ये ऐसे गया और बैक से होता हुआ ऐसे आ गया, ये डबल हेलिकल मेथड में एक हेलिक्स हो गया। और इस हेलिक्स पे अगर हम ये देखें, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया हेलिकल फॉर्म में। इसके बीच में दोनों के बेस पेयर जो है इनवर्स मूव करेंगे, यानी यहां से यहां और अंदर की साइड बेस पेयर करेंगे। फिर एक और चीज देखते हैं कि एक टर्न में, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ था और घूमता हुआ जब वापस इसी जगह पे इसी पॉइंट के ऊपर आया, तो इसके बीच के डिस्टेंस को, यानी अगर ये पॉइंट यहां पर है और ये जहां पे स्टार्ट हुआ था यहीं पर आया, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पिच। और इस पिच में जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया है
इस डीएनए मॉलिक्यूल ने इस पर जो इसकी लेंथ है, तो इस पिच, पहले तो पिच की लेंथ देखते हैं, जो स्टेट डिस्टेंस है, इट इज अराउंड 3.4 नैनोमीटर। और इस पूरे जो डीएनए, इस पिच में जितना डीएनए लगा है, इसमें जो नंबर ऑफ बेसिस हैं, दे आर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसिस लगे हैं। तो ये बेस पेयर लगे हैं और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसकी लेंथ हमें मालूम है, 10 बेस पेयर लगे हैं, टोटल पिच की लेंथ मालूम है, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इट इज 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10 बेस पेयर इक्वल टू 0.34। यानी कि दो बेस पेयर, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, इनका डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होगा। ये अभी हम आगे देखेंगे। और ये जो एक बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, इसके ऊपर वाला एक बेस पेयर, तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाएंगे इस तरह से, और ये एडिशनल स्टेबिलिटी भी देंगे इसको। ना अब हम आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए का साइज क्या है। डीएनए किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर्स का। ह्यूमंस यानी कि डिप्लॉयड में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ इतने बेस पेयर है। यहां हमने देखा था कि बेस पेयर का नंबर है 6.6 इंटू 10⁻⁹। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बेस इनटू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बेस, और ये अप्रोक्सीमेटली आती है आपकी 2.2 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियस का साइज की जो डायमेंशन होती है वो अराउंड 10⁻⁻⁶ में रहती है। तो इतना लॉन्ग मॉलिक्यूल इतने छोटे एरिया में कैसे आएगा, उसके लिए इसकी पैकेजिंग होना जरूरी है, इसको कॉम्पैक्ट होना जरूरी है। और वो पैकेजिंग किस तरह से होती है, तो मिशेल ने ये बताया था कि डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अगर पैकेज करना है तो उसको किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पैकेज करना पड़ेगा। एंड दैट पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है, दैट आर द प्रोटीन्स, और स्पेशली उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ ये रैप होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में खास बात क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन दे आर द बेसिक प्रोटीन एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। हिस्टोन की जो पार्टिकल होते हैं, हिस्टोन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 तरह के मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बेसिकली एक पता होना चाहिए, H1, बाकी ना भी याद हो। तो एक H1 हो गया, बाकी H2A, H2B, H3, H4, ये ओवरऑल 5 तरह के होते हैं। इसमें जो 5 तरह के होते हैं, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल एज ए सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, इसके 8 मॉलिक्यूल ग्रुप करके एक ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके ऊपर ये डीएनए रैप करता है। तो हिस्टोन के ऑक्टामर बनाता है, ऑक्टामर मतलब 8 मॉलिक्यूल। अब 8 मॉलिक्यूल में ये जो 4 तरह के मॉलिक्यूल थे, जिसका हमने कहा कि नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसके 2-2 मॉलिक्यूल मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं। उस ऑक्टामर पर ये डीएनए रैप कर जाता है। H1 जो है ये इस ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। तो H1 जो हिस्टोन है ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। ऑक्टामर के पार्ट बाकी के 4 थे, जिनके 2-2 मॉलिक्यूल लगे और ऑक्टामर बन गया। इस ऑक्टामर पे ये न्यूक्लिक एसिड जो आपका डीएनए था ये रैप हो गया, और जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बना दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब यहां एक चीज आती है कि ये जो बेसिक प्रोटीन थी, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जो कि बेसिक है, जो पॉजिटिव है, ये कौन कौन सी है, ये किस चीज में रिच है। आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में भी कि जो रिच प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, वो कौन कौन सी है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां ये याद करेंगे, बट फिर भी आज भी हम उसको थोड़ा सा पार्ट यहां पढ़ लेते हैं कि बेसिक प्रोटीन को याद करने का एक तरीका है कि अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो उसको हम बेस पिलाते हैं। मतलब आप किसी के घर में जब किसी पेरेंट को या किसी भाई बहन को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको डाइजीन या जेल्यूसिल कोई सिरप पिला देते हैं, एंड दैट इज बेस, जिससे कि वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो हमने यही लिखा कि द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी
या द सॉल्यूशन, बल्कि इनफैक्ट ट्रीटमेंट नहीं, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन क्योंकि हमारी ट्रिक सॉल्यूशन पे काम करती है, और सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हल। तो हल ऑफ एसिडिटी इज बेस, यानी कि हम उसको बेस पर ला दें तो उसका जो सॉल्यूशन है एसिडिटी का वो सॉल्यूशन है बेस, कि हम बेस दे देंगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और ये जो हल है दे आर, बेस आ गया है तो बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। और ये जो ऑल वाला पार्ट है दोनों वाले, तो जो हिस्टोन है दे आर रिच इन बेसिक प्रोटीन्स, और बेसिक प्रोटीन कौन कौन से मिले हैं, ए एंड एल, यानी कि आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो आपको यहां से आ जाएगा, कहां से, द हल ऑफ एसिडिटी इज बेस। तो बेसिक अमीनो एसिड 3 होते हैं, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, और आर्जिनिन और लाइसिन दे आर रिच इन हिस्टोन्स। देन हम आते हैं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर पे, कि अभी हमने देखा कि ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल का बना है, हिस्टोन ऑक्टा माने 8 हिस्टोन ऑक्टामर, और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे ये डीएनए रैप कर गया। इसी तरह से ये डीएनए आगे गया, इस पे रैप कर गया, यहां रैप कर गया, यहां रैप कर गया। बीच में कुछ स्पेस ऐसा था जो एज ए स्ट्रिंग दिख रहा है। तो ये एक जो अपीयरेंस दे रहा है, जिस तरह से माला में जो माला होती है उसमें बीड्स और धागा होता है, तो यही अपीयरेंस दे रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये इन्होंने एक बीड बन गई, बीच में स्ट्रिंग, फिर एक और बीड आ गई और स्ट्रिंग, एंड दैट वाई द न्यूक्लियोसोम गिव्स द अपीयरेंस ऑफ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। तो बीड्स वाले पार्ट पे हमारा डीएनए रैप है, हिस्टोन ऑक्टामर पे है, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट बचा, जो स्ट्रिंग वाला पार्ट बचा, बीच में जो स्ट्रिंग है, ये जो डीएनए है ये भी तो नेगेटिव चार्ज है, इसको भी तो किसी के साथ अटैच होना है। तो यहां जो प्रोटीन आएगी दैट इज H1 हिस्टोन। तो ये H1 प्रोटीन, अभी हमने बोला था कि ये ऑक्टामर का पार्ट में है, ये H1 प्रोटीन कहां रैपिंग में हेल्प कर रही है, जो स्ट्रिंग वाले पार्ट में है। दैट मींस कि बीड वाले पार्ट में तो ऑक्टामर हेल्प कर रहा है, और स्ट्रिंग वाले पार्ट में H1 हिस्टोन काम कर रहे हैं, और इस बीच वाले पार्ट को, इस बीच वाला जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है, ये चूंकि दोनों को लिंक कर रहा है, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक कर रहा है, इसलिए इसको लिंकर डीएनए भी कहते हैं। और ये लिंकर हिस्टोन हो जाएगा। फिर एक चीज और देखते हैं कि इस पे जितनी लेंथ रैप हुई है इस हिस्टोन मॉलिक्यूल पे, उस लेंथ में कितने बेस पेयर आते हैं। तो ये देखा था कि एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जितनी भी लेंथ आपकी डीएनए की रैप है, उसमें अराउंड 200 बेस पेयर्स उसमें आते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स 200 प्रेजेंट रहते हैं। अब चूंकि लिंकर वाला पार्ट बहुत छोटा होता है, इसलिए इस पे ओनली 50 मॉलिक्यूल आते हैं। तो नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट ऑन द लिंकर डीएनए दे आर 50, नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट ऑन द डीएनए रैप्ड ऑन द हिस्टोन मॉलिक्यूल या एज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो वहां 200 मॉलिक्यूल आते हैं, यानी कि 200 न्यूक्लियोटाइड या 200 बेस पेयर आएंगे। अब अगर 200 बेस पेयर की हम इसकी लंबाई निकालना चाहें, हम ये देखें कि कितना पार्ट 2.2 मीटर चूंकि लेंथ थी हमारे डीएनए की, उसमें कितना पार्ट एक हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर रैप हो रहा है। तो 200 इसके अंदर बेस पेयर है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमने देखा था 0.34, मल्टीप्लाई किया 68 नैनोमीटर, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 68 नैनोमीटर ऑफ डीएनए रैप होता है। इसके बाद इसको और ज्यादा पैकेजिंग के लिए और स्ट्रिक्ट पैकेजिंग के लिए और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, एंड दीज आर नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीन, जो आपके हायर लेवल में है। देन अभी तक तो ये मालूम ही नहीं था कि इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है। काफी टाइम तक 100 ऑफ ईयर्स के बीच तक की बात रही कि इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में नहीं पता है। देन कुछ साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने ये रिसर्च किया और ढूंढा कि ये डीएनए जो है ये बेसिकली इसका जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसका किस चीज का बना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए।
तो द जेनेटिक मटेरियल जो हमारा निमोनिक्स आता है मस्ट शो एक्स्ट्रा रिप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मस्ट मतलब एम से म्यूटेशन, इसके अंदर स्लो म्यूटेशन होना चाहिए सो दैट इसमें आगे जाके चेंज हो और वेरिएशन हो। शो के एस का मतलब हो गया स्टेबल, मतलब ये स्टेबल हो, ऐसा भी नहीं है कि चेंजेस बहुत जल्दी हो, स्लो हो और ये स्टेबिलिटी भी दे। एक्स्ट्रा के ई का मतलब हो गया एक्सप्रेसिव, मतलब ये अपने कैरेक्टर्स जो इसके अंदर कैरेक्टर है उनको एक्सप्रेस कर पाए, नेक्स्ट जनरेशन में उन कैरेक्टर्स को भेज पाए। एंड रिप्लिकेशन मतलब ये अपने आप को रिप्लिकेट कर पाए, अगर उसको नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है तो रिप्लिकेशन भी होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन से पहले जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पे आते हैं। इससे पहले हमने अभी थोड़ा सा देखा था स्ट्रक्चर, अगर हम याद करें तो राइबोस शुगर जो थी उसमें एक OH प्रेजेंट था सेकेंड कार्बन पे, और OH चूंकि एक्टिव है तो वो इसको एक्टिव बना रहा था, किसको, आरएनए को। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आरएनए प्योरली जेनेटिक मटेरियल तो है नहीं, वो तो वायरस में है, बाकी वो एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है, एज ए मेटाबॉलिक भी काम करता है, एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल भी काम करता है, विच मेक इट्स लेस स्टेबल। और डीएनए में खास बात क्या है, डीएनए में आप देखिए सेकेंड कार्बन पे OH नहीं है, मोर स्टेबल। और साथ ही साथ जो आरएनए में यूरेसिल था, उस यूरेसिल की जगह वहां पे मॉडिफिकेशन हो गया था और यूरेसिल की जगह वहां थायमिन लग गया था। दैट मीन कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। और चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है इसमें म्यूटेशन कम होगी, यानी कि म्यूटेशन के चांसेस डीएनए में कम होंगे और बहुत स्लो होगी। आरएनए बीइंग एक्टिव ये फास्ट म्यूटेंट करेगा। एक्सप्रेस दोनों कर सकते हैं, बट डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए की आवश्यकता पड़ती है। तो डीएनए नीड्स आरएनए फॉर इट एक्सप्रेशन। रिप्लिकेट, दोनों रिप्लिकेट कर लेते हैं, बोथ हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट। प्रोटीन्स में रिप्लिकेशन की क्वालिटी नहीं होती तो ये प्रोटीन रूल आउट हो जाते हैं। अब डीएनए और आरएनए में देखा जाए तो डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, रिप्लिकेट भी कर सकता है, इसमें म्यूटेशन भी प्रेजेंट है, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर बात आती है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की कौन सा था, इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि सारे प्रोसेस लाइफ के जो हम आगे पढ़ेंगे भी, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, फिर प्रोटीन सिंथेसिस पे आएंगे यानी कि ट्रांसलेशन। ये सारे प्रोसेस, कैटालिटिक एक्टिविटी, ये किसके अराउंड हो रही है, आरएनए के अराउंड। दैट मीन कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फिर धीरे धीरे चूंकि आरएनए स्टेबल नहीं था, म्यूटेशन हो रही थी, उसमें चेंजेस हुए, उसमें जो एक OH था वो OH हटा, उसके अंदर यूरेसिल था, उसमें एक थायमिन लग गया जिससे वो एक मिथाइल ग्रुप लग गया, सो दैट वो बिकम थायमिन बन गया और उसने उसको स्टेबल कर दिया। तो धीरे धीरे आरएनए में चेंजेस हुए एंड इट बिकम्स डीएनए का ओरिजिन हुआ। अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे है, उसके बारे में किसने, जो साइंटिस्टों ने पहले कंक्लूड किया, तो क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने दिए। उसमें एक साइंटिस्ट आते हैं ग्रिफिथ, और बाकी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आता है एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, जिन्होंने कंक्लूजन दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब यहां किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग, कोई चीज बदल रही है, कैसे हो रही है वो अभी हम देखते हैं। इन्होंने यूज किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो न्यूमोनी का मतलब है कि ये जब किसी में इंजेक्ट किया जाएगा तो उसमें निमोनिया करेगा और उसकी डेथ करेगा। ग्रिफिथ ने इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर किया और उन्होंने देखा कि कल्चर प्लेट में दो अलग अलग तरह की कॉलोनीज हो रही हैं। एक शाइनिंग कॉलोनी है, स्मूथ शाइनिंग, उसके ऊपर म्यूकसल कोट है जिसको नाम दिया स्मूथ, एस वैरायटी उन्होंने। और दूसरी पे म्यूकस कोट नहीं था तो वो शाइनिंग नहीं थी, दैट वाज रफ वैरायटी, जिसको उन्होंने नाम दिया आर यानी कि रफ वैरायटी। फिर उन्होंने देखा कि ये जो स्मूथ वैरायटी है, दिस इज इन सेंस इट इज विरुलेंट। विरुलेंट मतलब यही डिसीज कर रही है निमोनिया,
जो रफ वाला बैक्टीरिया है वो निमोनिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि स्मूथ बैक्टीरिया की वजह से विरुलेंट है और इसी की वजह से डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, और रफ वाले से डेथ नहीं होगी। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन थी जिससे डेथ हो रही थी, जिसपे म्यूकस कोट था, उसको उन्होंने एक माउस में इंजेक्ट किया और वो माउस की डेथ हो गई क्योंकि ये डिसीज कर रहा था। फिर उन्होंने रफ वाली स्ट्रेन जो डिसीज नहीं करती है उसको माउस में देखा, माउस में इंजेक्ट किया। ऑब्वियस है जब डिसीज नहीं कर रही तो माउस अलाइव रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन है जिससे बीमारी हो रही थी, जिससे डेथ हुई थी, उसको पहले हीट से किल कर दिया। इस बैक्टीरिया को उन्होंने किल कर दिया कि जिससे इसकी जो विरुलेंस है, जो बीमारी पैदा करने वाली क्षमता है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने उसको माउस में इंजेक्ट किया और चूंकि उसको हीट से किल कर दिया गया था इसलिए माउस जीवित रहा। फिर उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन से भी माउस नहीं मर रहा था और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से भी नहीं मर रहा था। उन्होंने इन दोनों को, रफ स्ट्रेन को और स्मूथ हीट किल्ड स्ट्रेन को, दोनों को उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माउस मर गया। दैट मीन कि स्मूथ स्ट्रेन को अगर हीट किल करके अकेले दे रहे थे तो माउस नहीं मर रहा था, रफ स्ट्रेन को दे रहे थे तब भी माउस नहीं मर रहा था क्योंकि तो डिसीज करता ही नहीं है। लेकिन जब दोनों को एक साथ दिया तो यहां उसकी डेथ हो गई। तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वो जो डेथ वाले थे, जो स्मूथ वाले, जो डेथ डाइड स्मूथ बैक्टीरिया थे, उन्होंने कुछ चीज को ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया? रफ वाले स्ट्रेन को। और उस रफ वाले स्ट्रेन को ट्रांसफर करके उनके अंदर म्यूकस कोट बना दिया जिससे ये रफ वाले बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। और स्मूथ बैक्टीरिया कैसा होता है? विरुलेंट होता है। इसी वजह से वो विरुलेंट था और उसने माउस को किल कर दिया। दैट मीन कि डेड बैक्टीरिया से कुछ चीज ट्रांसफॉर्म होके रफ स्ट्रेन में गई और रफ स्ट्रेन को उसने स्मूथ बना दिया, विरुलेंट बना दिया, जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। इसके बाद आते हैं हम सेकंड साइंटिस्ट पे। दूसरे जो साइंटिस्ट थे दे वर एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने देखा कि जो ग्रिफिथ ने जो अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो देखिए ग्रिफिथ ने क्या कहा था। ग्रिफिथ ने कहा था कि दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी थे उनके पास। एक थे रफ स्ट्रेप्टोकोकस और एक थे स्मूथ। स्मूथ को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया था क्योंकि स्मूथ डिसीज करते हैं, तो स्मूथ को हीट किल्ड कर दिया था। रफ वाले को इंजेक्ट किया माउस में, उसकी डेथ नहीं हुई क्योंकि रफ वाला नॉन विरुलेंट था। स्मूथ वाले को, नॉर्मल वाले को, लिविंग को किया तो वो विरुलेंट था, माउस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने स्मूथ वाले को हीट किल्ड कर दिया और फिर जब माउस में डाला तो चूंकि वो किल हो चुका था, माउस की डेथ नहीं हुई। लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, इस माउस में रफ एंड हीट किल्ड दोनों ही डाले, रफ डाले और हीट किल्ड भी डाले। तो रफ वाले ऐसे थे, हीट किल्ड स्मूथ थे। तो उन्होंने देखा कि जब दोनों को एक साथ डाला इंडिविजुअली, इन दोनों में से किसी से माउस की डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इन दोनों को एक साथ डाला तो इस माउस की डेथ हो गई। दैट मीन्स, और डेथ के बाद उन्होंने रिकवर क्या किया, इस माउस के में से रिकवर किया स्मूथ वाले लिविंग बैक्टीरिया, जबकि उन्होंने इसके अंदर डाले थे स्मूथ हीट किल्ड। तो उन्होंने ये देखा कि इसका मतलब है ये जो लाइव आर बैक्टीरिया थे और ये जो स्मूथ किल्ड थे, इन स्मूथ वालों ने, चूंकि तो ऑलरेडी किल्ड थे, इन्होंने कुछ फैक्टर रफ वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर किए जिसकी वजह से जो रफ वाले थे वो कन्वर्ट हो गए स्मूथ में, और ये चूंकि लिविंग थे तो ये स्मूथ एंड लिविंग, और ये जो स्मूथ थे ये ऑलरेडी डेड थे क्योंकि उन्होंने उनको हीट किया था। और ये जब रफ वाले स्मूथ में लिविंग में कन्वर्ट हो गए और स्मूथ वाले क्या कर रहे थे, विरुलेंट थे, इसकी वजह से ये माउस की डेथ हो गई। तो एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने क्या देखा, उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि ये जो हीट किल्ड वाले थे
इन्होंने कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर करी यहां पर रफ वालों में, जिसकी वजह से वो रफ वाले स्मूथ हो गए। तो उन्होंने इसको रिसर्च करा कि कौन सा मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, प्रोटीन, आरएनए या डीएनए, कौन सी चीज इन डेड स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरिया में गई, जिसकी वजह से रफ बैक्टीरिया स्मूथ बन गए, और उन्होंने इस माउस को मार दिया। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये जो इसमें से किल्ड वाले थे इनको बाहर निकाला और उनके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया। यानी ये जो किल्ड वाले थे, हीट किल्ड, इनको उन्होंने बाहर निकाला, दे आइसोलेटेड दिस। इसमें से उन्होंने प्रोटीन को निकाला, आरएनए को निकाला एंड डीएनए को निकाला, और इंडिविजुअली उन्होंने इन तीनों को, इन्हीं के डाइजेस्ट, जो एंजाइम इनको डाइजेस्ट करते हैं, उनसे डाइजेस्ट किया। और उन्होंने देखा कि हम इसमें से वन बाय वन इस रफ वाले बैक्टीरिया में ये चीजें डालेंगे, तो देखते हैं कि रफ वाला बैक्टीरिया स्मूथ में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया। तो डीएनए को जब डाइजेस्ट नहीं किया और डीएनए को इस रफ वाले में डाला, तो डीएनए जो रफ वाला था वो कन्वर्ट हो गया स्मूथ में। डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया, प्रोटीन वाले पार्ट को उसमें डाला रफ वाले में, तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ स्मूथ वाले में। इसी तरह से प्रोटीन वाले को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, और आरएनए वाले को जब इसमें डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मींस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ये रफ से जो स्मूथ बन रहे थे, और वो फैक्टर जो स्मूथ से आ रहा था, डेड स्मूथ से इसके अंदर आ रहा था, दैट वाज डीएनए। तो उन्होंने अपनी कंक्लूजन में कहा कि जो ट्रांसफर हो रहा था, जो जेनेटिक मटेरियल, तो वो जेनेटिक मटेरियल दैट वाज डीएनए। फिर एक साइंटिस्ट आए, अभी तक तो ये कंक्लूजन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और उनका नाम था हार्शे एंड चेज। हार्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट कहां किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज में। कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, और ये भी जानते हैं कि वायरस क्या करता है, किसी भी सेल पे अटैक करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल देगा और उसका प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराएं रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, यानी कि P32 पे, और सेकेंड जो कल्चर मीडिया था उसमें उन्होंने सल्फर लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, दो अलग अलग जगह उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। जब बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया तो जिसमें फास्फोरस रेडियो एक्टिव था, तो फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड बनाता है, यानी कि डीएनए में जाता है, तो इसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस चला गया। सल्फर प्रोटीन बनाता है, तो इसके प्रोटीन कोट में सल्फर चला गया। यानी कि दो तरह की वैरायटी उनके पास बैक्टीरियोफेज की आ गई, एक के प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर था, एक के न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव डीएनए था। फिर इन्होंने इसको इन्फेक्ट कराया, किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, वो जैसा उसका नेचर है, उसने अपने डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए दोनों ने। तो चूंकि यहां सल्फर था इस कॉलोनी में, तो वो प्रोटीन में आया, न्यूक्लियक एसिड जो था, यानी कि डीएनए का नॉर्मल था, तो यहां नॉर्मल डीएनए चला गया, यहां रेडियोएक्टिव डीएनए चला गया। फिर उसका एजिटेशन किया, मतलब ब्रांडिंग किया, उन्होंने इसको तोड़ दिया, भाई अब इसको जो प्रोटीन कोड बचा इसको हटा दें इस बैक्टीरिया से। उन्होंने इसको एजिटेशन ब्रांडिंग करके उसको तोड़ दिया, और फिर सेंट्रीफ्यूज करके बैक्टीरिया को अलग कर दिया और प्रोटीन कोड को अलग कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन कोड जो सल्फर था दैट वाज प्रेजेंट इन द प्रोटीन कोड, और जो बैक्टीरिया के अंदर गया, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो इस वायरस का बैक्टीरिया के अंदर गया, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। तो उन्होंने इसको कंफर्म किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, इट इज नॉट द प्रोटीन और आरएनए। अब इन सारे साइंटिस्ट को नाम याद करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा निमोनिक बनाया है, जिससे आपको सारे साइंटिस्ट याद हो जाए। और इस निमोनिक में 3 और साइंटिस्ट के बारे में भी आपको याद हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे
कोडॉन के बारे में। जिस तरह से 20 अमीनो एसिड थे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 बेस पेयर, 4 बेस से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये देखा साइंटिस्ट ने कि भाई अगर 4 बेस पेयर हैं और 20 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक अमीनो एसिड को कितने बेस रिप्रेजेंट करें, 4 करें कि 3 करें कि 2 करें। तो एक साइंटिस्ट थे गैमो, जो कि बेसिकली फिजिसिस्ट थे, उन्होंने परम्यूटेशन मेथड से ये कैलकुलेट किया कि एक जो कोडॉन है जो एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, वो ट्रिपलेट यानी कि 3 बेस पेयर का बना होगा, 3 बेस पेयर्स का बना होगा। तो ये तो उन्होंने फिजिक्स के हिसाब से एक आइडिया दे दिया। इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हाँ कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 बेस पेयर, या कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होता है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए। पहले आए हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना ने बेस कॉम्बिनेशन से, मतलब अपने बेस को कॉम्बिनेशन किया और आरएनए की सिंथेसिस की। तो उन्होंने बताया कि हाँ अमीनो एसिड में 3 ही कोडॉन होते हैं। नीरेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन की सिंथेसिस की। वहां भी उन्होंने ये प्रूव किया कि भाई एक कोडॉन में, यानी कि कोडॉन जो है ट्रिपलेट यानी कि 3 बेस पेयर होते हैं। और लास्ट में एक एंजाइम होता है सेवरोको एंजाइम, जिससे आरएनए की सिंथेसिस की गई। और ये किस पे काम करता है? ये एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फॉर्म में काम करता है और ये आरएनए बनाता है। इससे फाइनली प्रूफ हो गया कि कोडॉन जो है दैट इज ट्रिपलेट। तो इन सारे साइंटिस्ट को हम अगर एक लाइन में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? देखिए, इट्स ग्रिफिथ्स मैम्स हैप्पी बर्थडे, गिव हर ब्रांड न्यू सेल फोन ऑफ सैमसंग इन टेम्पल। ये एक छोटी सी लाइन है कि ग्रिफिथ मैम का हैप्पी बर्थडे है, उनको एक नया सेल फोन गिफ्ट किया जाए सैमसंग का टेम्पल में। तो ग्रिफिथ्स मैम, ग्रिफिथ के आगे एस लगाया, एस का मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे दैट वाज ऑन स्ट्रेप्टोकोकस। तो याद होना चाहिए कि किस पर है, स्ट्रेप्टोकोकस पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया। इसके बाद साइंटिस्ट आए कौन कौन? मैम्स, मैक्लियोड, एवरी, मैककार्टी। इन्होंने किस पे किया? अगेन एस, मैम्स, वही स्ट्रेप्टोकोकस जो यहां यूज हो रहे थे। इसके बाद साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया, एच से हार्शे एंड चेस। इन्होंने किस पे किया अपना एक्सपेरिमेंट? बर्थडे के बी से बैक्टीरियोफेज विद रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर। इसके बाद आए गैमो, जिन्होंने, यहां चूंकि हमने आगे का पार्ट जोड़ रखा है, गैमो जो कि फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये ट्रिपलेट होता है कोडॉन। प्रूफ करने के लिए हरगोविंद, हर से आगे हरगोविंद खुराना, इन्होंने ब्रांड का मतलब बेस कॉम्बिनेशन से बताया आरएनए सिंथेसिस करके। न्यू का नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल मतलब सेल फ्री सिस्टम से प्रोटीन बनाया और ये प्रूव किया कि 3 बेस का बना होता है। देन लास्ट सेवरोको, जो कि एंजाइम है, कौन सा? फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम से सिंथेसिस की गई और इसने जो सिंथेसिस किया वो टेम्पलेट, टेम्पल मतलब टेम्पलेट, इन मतलब इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए सिंथेसिस की और बताया कि कोडॉन 3 बेस पेयर का बना होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं रोकेंगे। आई होप कि जितनी इंपॉर्टेंट और याद करने वाले साइंटिस्ट या जो मेथड था वो आपको आपकी टिप्स पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।